संगीत। आज जानवी गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी और मन ही मन बड़बड़ आने लगी। आखिर वह आदमी अपने आप को समझता क्या है, किसी की जिंदगी बर्बाद करके वह अपने सिर पर खुशियों का सेहरा बांधे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, अपने गुस्से में बड़बड़ा हुई जानवी ठीक 10 बजे उस हॉल में पहुंच गई जहां उस आदमी की मंगनी की रस्म चल रही थी। उस आदमी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ बैठा देखकर जानवी के तन बदन में तो आग लग गई और फिर उसने तो आग देखा ना ताब और मेहमानों को पीछे धकेल हुए बड़े ही धाकड़ अंदाज में आगे बढ़ी और स्टेज पर चढ़ गई। जानवी स्टेज पर अपने सामने बैठे नौजवान से कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें, या फिर अपनी शर्म बेचकर खा गए हो? प्यार का दूध तो तुमने किसी और से रचाया और अब मंगनी इस लड़की के साथ कर रहे हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम इस लड़की के साथ मंगनी कैसे करते हो। जानवी की बात सुनकर वह नौजवान तुरंत ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ओ मैडम जी, आप है कौन? और मैं तो आपको जानता तक नहीं। तब जानवी ने कहा, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, तुमने मेरी दोस्त के साथ जो कुछ भी किया है ना, मैं तुम्हें किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। प्यार तो तुमने मेरी दोस्त से किया और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के बाद अब जब वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो तुम उसे छोड़कर इस लड़की से मंगनी कर रहे हो। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज को किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि एक तो मुझे तुम्हारी नीयत सही नहीं लग रही है और दूसरा कि तुम लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल करते हो और फिर जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाता है तो तुम उन्हें इस दुनिया में बदनामी झेलने के लिए अकेला छोड़ देते हो, जैसे कि तुमने मेरी दोस्त को छोड़ दिया है। जानवी की बात सुनकर उस नौजवान की मंगेतर भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और हैरत से कभी अपने मंगेतर को तो कभी जानवी को देखने लगी और फिर उस नौजवान से कहने लगी, आर्यन, यह लड़की कौन है और यह सब क्या बोले जा रही है? तब वो नौजवान जिसे उसकी मंगेतर आर्यन कहकर बुला रही थी कहने लगा, पता नहीं कौन पागल सुबह सुबह उठकर यहाँ चली आई है। मुझे तो लगता है कि शायद पागल खाने से भाग कर आई है, इसलिए तो जो मुंह में आ रहा है वही बके जा रही है। प्रिया, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और ना ही आज से पहले मैंने कभी इसे देखा है। आर्यन की बात सुनते ही जानवी ने छुटकी बजाई और कहने लगी, ओ मिस्टर, इधर इधर ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और जो भी कहना है ना, यहाँ मेरी तरफ देखकर बात करो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लड़के देखे हैं और मैं तुम्हारी इन चालाकियां के झांसे में आने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? शादी तो तुम्हारी मेरी दोस्त के साथ ही होगी, क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए अब उसे इज्जत भी तुम ही दोगे। अभी तो जानवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आर्यन की मंगेतर यानी कि प्रिया की माँ ने आर्यन के पापा से कहा, वाह भाई साहब वाह, आप लोगों ने तो हमारी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने का प्लान बना ही लिया था। यह तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने हमें आपके बेटे का असली चेहरा दिखा दिया। तब जानवी ने कहा, हाजी आंटी जी, अगर आप आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं ना, तो इस धोखेबाज से दूर ही रहना और फिर इससे पहले की लड़की वाले इस मंगनी को तोड़ देते। आर्यन कहने लगा, एक मिनट आंटी जी। फिर वह गुस्से से जानवी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम अपने होश में तो हो और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है? तब जानवी ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवा हूँ जो इस वक्त तुम्हारी वजह से अस्पताल में एडमिट है और मैं अस्पताल से सीधे यहाँ आ रही हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया
है कि आज तुम्हारी मंगनी है, तब आर्यन कहने लगा, नहीं, यह लड़की झूठ बोल रही है ना, तो मैं इस लड़की को जानता हूँ और न ही इसकी किसी दोस्त को यह लड़की जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है और मुझे नहीं पता कि यह ऐसा क्यों कर रही है। जानवी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, यह झूठ बोल रहा है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप सब मेरे साथ चलिए, आप लोगों को अभी के अभी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आर्यन के होने वाले ससुर यानी कि प्रिया के पापा गुस्से से लाल हो चुके थे और वहां पर मौजूद सारे मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। प्रिया के पापा ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा और फिर आर्यन के पापा से कहने लगे, भाई साहब, जितना कहना सुनना था वो मैंने सुन लिया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की मंगनी आपके बेटे के साथ नहीं कर सकता। एक लड़की भरी महफिल में आकर इतनी बड़ी बात क्यों करेगी? भला जरूर आपके बेटे का कोई ना कोई कसूर तो होगा ही। यह कहकर प्रिया के पापा ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपने रिश्तेदारों के साथ वहां से चले गए। जानवी का मकसद भी पूरा हो चुका था, इसलिए उसने आर्यन के पास जाकर कहा, ओ हेलो मिस्टर, जब तुम अपनी मंगनी टूटने का मातम मना लो ना, तो एक बार अस्पताल जाकर उस लड़की का हालचाल भी पूछ लेना जिसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी है। इतना कहकर जानवी अपने घर की ओर पलट गई और आर्यन हैरानी से जानवी को देखता ही रह गया, क्योंकि आर्यन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक लड़की उसकी मंगनी में आकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी और की मंगनी तुड़वा कर चली जाएगी। लेकिन आर्यन जानवी को कहा जानता था, क्योंकि वह तो जानवी अरोड़ा थी। जानवी अरोड़ा मर्दों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की। जब भी यूनिवर्सिटी में मर्द और औरत पर बहस होती थी तो जानवी उस बहस में बड़े जोश के साथ हिस्सा लेती थी, क्योंकि जानवी को ऐसे मर्दों से सख्त नफरत थी जो लड़कियों पर जुर्म करते हैं और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। और जानवी को उन मासूम लड़कियों पर सिर्फ इसलिए गुस्सा आता था कि वो लड़कियां लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी इज्जत बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाती थी। रुचि जानवी की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने भी जानवी से यह बात छिपाई थी कि जिस ऑफिस में वह काम करती थी उसका बॉस उसके साथ प्यार का खेल खेल रहा था और उसकी इज्जत भी बर्बाद कर चुका था। लेकिन फिर जब रुचि प्रेग्नेंट हो गई और उसने यह बात अपने बॉस को बताई तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, देखो रुचि, मैं तुम्हें अबॉर्शन के लिए पैसे दे देता हूँ, तुम किसी अच्छे से अस्पताल में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लो, उसके बाद तुम भी अपनी जिंदगी बिना किसी डर के खुलकर जी सकती हो और कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़की मेरी ऑफिस में एप्पल तो बन सकती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। और फिर जब जानवी को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और सीधे रुचि के पास अस्पताल में पहुंच गई और कहने लगी, देखो रुचि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं उस आदमी को इस तरह से मजबूर कर दूंगी कि वह तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। और इसलिए आज जानवी गुस्से से दंडना हुई उस हॉल में पहुंच गई थी जहां उस आदमी की मंगनी की रस्म चल रही थी। वहां जाकर जानवी ने सबके सामने उस आदमी की पोल खोल दी और उसकी मंगनी तुड़वा कर वहां से सीधे अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही जानवी ने रुचि को फोन मिलाया और कहने लगी, रुचि, मैंने उस आदमी को ऐसा सबक सिखाया है कि वह दोबारा किसी भी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचेगा। तब रुचि ने जान से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी, ऐसा भी क्या कर दिया है तुमने? तब जानवी ने कहा, तुम्हें पता हैरत लड़की के घर वालों ने तो सबके सामने उससे अपनी बेटी की मंगनी तोड़ दी और उसे
बेइज्जत करके अपने घर वापस लौट गए। अब उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी और देखना, अब तो वह तुमसे मिलने भी आएगा। तब रुचि ने कहा, जानवी, ये तुम किसकी मंगनी तुड़वा कर चली आई हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह अमीर लोग हम गरीबों को कभी भी स्वीकार नहीं करते, और वह आदमी तो उस लड़की से शादी कर चुका है। मंगनी करने की बजाय उसने तो सीधे शादी ही कर ली थी, और उसने मुझे अपनी शादी का वीडियो भी भेजा था। तब जानवी ने कहा, रुचि, ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जिस हॉल के बारे में मुझे बताया था, मैं तो उसी हॉल में गई थी, और वहां जाकर इतना बड़ा हंगामा भी खड़ा कराई। रुचि ने पूछा, कौन सा हॉल जानवी, और यह तुम किस हॉल की बात कर रही हो? तब जानवी ने कहा, अरे वही रॉयल वेडिंग हॉल जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तब रुचि कहने लगी, अरे मेरी माँ, रॉयल नाम से तो वहाँ बहुत सारे हॉल है, लेकिन तुम किस हॉल में गई थी? तब जानवी ने कहा, वही रॉयल वेडिंग हॉल जो सरताज सिनेमा से कुछ दूरी पर है। यह सुनते ही रुचि ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहने लगी, है भगवान, पता नहीं यह लड़की के सिंसा की मंगनी तुड़वा कर चली आई। जान दे यार, उस धोखेबाज की शादी उस हॉल में नहीं थी। उसकी शादी तो मेरे अस्पताल के पीछे वाले रॉयल बैंक्वेट हॉल में थी, और मुझे तो पहले से ही पता था कि वो आदमी मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने एंड वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। तब जानवी ने कहा, यार रुचि, तो फिर मैं उस हॉल में जाकर किसकी मनी तुड़वा कर आ गई हूँ? जानवी की बात सुनकर रुचि कहने लगी, जानवी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इतना गुस्सा मत कर, लेकिन तूने तो ठीक से एड्रेस तक नहीं सुना, और बस हल का नाम सुनकर ही जल्दबाजी में निकल गई। जान भी यार, तुझे पहले ठीक से एड्रेस तो सुन लेना चाहिए था ना। लेकिन अब तो पता नहीं तूने किस बेकसूर की मंगनी तुड़वा दी है। जानवी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शट, यह मैंने क्या कर दिया? क्योंकि जानवी ने ना तो उस धोखेबाज को कभी देखा था, और ना ही उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती थी। वह तो बस रुचि की बातें सुनकर जानवी का खून खोल उठा, इसलिए जल्दबाजी में शायद वो यह गलती कर बैठी थी। पता नहीं जा इतनी जज्बाती क्यों थी, उसे रुचि की बात ठीक से सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन अब पता नहीं वह किस बेचारे की मंगनी तुड़वा कर आ गई थी। कुछ देर के लिए तो जानवी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और पछतावा भी हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब मंगनी टूट गई तो टूट गई, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जानवी किसी भी बात का ज्यादा टेंशन नहीं लेती थी, इसलिए उसने सोचा कि बस मंगनी ही तो थी, वैसे भी लड़कों का क्या है, आज एक से टूटी है तो कल किसी और से हो जाएगी। अगले दिन जब जानवी रुचि से मिलने गई तो रुचि जानवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया था। जानवी ने कहा, रुचि, यह तुमने क्या कर दिया? मैं दोबारा उस आदमी के पास जाती और उसकी बीवी को सारी सच्चाई बताकर उसे तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर कर देती। अगर वह फिर भी नहीं मानता तो मैं मीडिया के सामने उसकी इज्जत की धिया उड़ाकर रख देती। तब रुक्षी ने कहा, बस अब रहने दो जानवी, तुम इन अमीर लोगों को नहीं जानती। यह लोग तो सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना जानते हैं। लेकिन अब मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि गलती शायद मेरी ही थी, जो मैं यह समझ बैठी थी कि यह अमीर लोग प्यार में सच्चे और ईमानदार होते हैं। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। रुचि की बातें सुनकर जानवी ने उसे अपने गले से लगाया और रुचि की हालत को समझते हुए उसे उसके घर तक छोड़ा, और कहने लगी, रुचि, अब तुम्हें अपने घर वालों को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो रुचि ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। रुचि और जानवी दोनों ही मिडिल क्लास
फैमिली से बिलोंग करती थी और उन दोनों के घर भी एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और उनका कॉलेज भी एक ही था। जानवी तो वैसे भी कभी भी किसी से कोई भी बात नहीं छुपाती थी, क्योंकि वह तो पहले से ही धाकड़ टाइप की लड़की थी। जानवी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन रुचि अपने घर के हालातों से तंग आकर जॉब करने लगी थी और इसी वजह से जानवी की रुचि से बातचीत बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि अब जानवी अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगी थी और फिर जानवी को तो शुरू से ही पत्रकार बनने का बहुत शौक था, लेकिन जानवी का पत्रकार बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जानवी के पापा नहीं चाहते थे कि जानवी पत्रकार बने। हालांकि जहां भी औरतों के अधिकारों के लिए नारेबाजी होती थी, जानवी वहां सबसे पहले नजर आती थी। लेकिन इस चक्कर में जानवी अपनी दोस्त रुचि को तो भूल ही चुकी थी और फिर रुचि भी तो जानवी से बहुत ही कम मिलती थी। जानवी को तो ऐसा लगा कि शायद रुचि भी अपनी जॉब में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि रुचि के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन अब जब जानवी की रुचि से मुलाकात हुई, तब रुचि ने जानवी से कहा, जानवी मेरे साथ अस्पताल चलो ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। रुचि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए जानवी भी चुपचाप उसके साथ अस्पताल आ गई। लेकिन फिर जो खबर रुचि ने जानवी को सुनाई, उसे सुनकर तो जानवी के होश ही उड़ गए थे। जानवी ने रुचि से कहा, रुचि कोई इंसान प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है भला? तब रुचि ने कहा, यार जानवी, मर्द तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वफा तो सिर्फ औरतों का गहना होता है और शायद मर्द तो अक्सर बेवफा ही होते हैं। जिन दिनों में जानवी ने गलत फहमी में आकर आर्यन की मंगनी तुड़वाई थी, उन्हीं दिनों में जानवी की यूनिवर्सिटी में एक लड़की को किसी ने अपनी मनमानी का निशाना बनाया था और उसके बाद उस लड़की को जान से मार दिया गया था। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने मिलकर ही उस लड़की को धोखे से एक कमरे में बुलाया और फिर उसे अपनी मनमानी का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी को भी खत्म कर दिया था। और फिर जब जानवी को इस बात की खबर मिली, तब वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जानवी ने ही सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी और वह तो मीडिया में वीडियोस बना बनाकर इस किस्से को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। जानवी चाहती थी कि उस लड़की को इंसाफ मिले, क्योंकि उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था और उसके साथ गलत करने वाले लोग बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश में जब भी कोई अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, तो सबसे पहला पत्थर उसी को खाना पड़ता है। और यही सब कुछ जानवी के साथ भी हुआ था। जब जानवी ने उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज उठानी शुरू की, तो जानवी के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। कहा जा रहा था कि जानवी झूठी खबरें फैला रही है और उस लड़की ने खुद ही अपनी जान ले ली थी और उसके साथ किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं हुआ था। लेकिन जब जानवी ने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया, तो लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। जानवी के साथ और भी कई सारी लड़कियां मौजूद थी, लेकिन ज्यादातर पत्थर जानवी के सिर पर ही लगे थे। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ गई थी, लेकिन फिर जो हंगामा शुरू हुआ, जानवी के सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वह वहीं बेहोश हो गई और फिर जब जानवी को होश आया, तब वह अस्पताल के कमरे में थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। जानवी की माँ उसके फोल्डिंग बेड के पास हाथ में माला लिए कुर्सी पर बैठी रो रही थी और साथ ही साथ अपने भगवान से जानवी की सलामती की प्रार्थनाएं भी कर रही थी। और फिर जब जानवी की आंख खुली, तो उसकी माँ उसे डांटते हुए कहने लगी, कमबख्त, क्या जरूरत आन पड़ी थी तुझे गांधीगिरी करने की? तो अकेली
कि पूरे देश के दरिंदों को सुधार पाएगी क्या? तब जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तो सिर्फ उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ही आवाज उठाई थी और फिर आप ही तो कहती है ना कि चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ ही देना चाहिए। तब जानवी की माँ कहने लगी, मैं अपनी कही हुई बातें वापस लेती हूँ मेरी माँ, भगवान के लिए अब इतने पर ही बस कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जानवी की माँ ने जानवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगी, यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरी जान बच गई। और फिर जब जानवी ने उठकर बैठने की कोशिश की तब उसके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जानवी के पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और फिर जब जानवी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके दोनों पैर प्लास्टर और पट्टियों से बंधे हुए थे। जानवी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पैरों को क्या हो गया है? तब उसकी माँ ने कहा, अरे कमबख्त, तेरे दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई है और अब लड़ाते हुए ही इंसाफ के नारे लगाना और अपने अधिकारों के लिए झंडा उठाना। हे भगवान, इस लड़की के लिए कुछ ही दिनों में रिश्ता आने वाला था। अब मैं उन लोगों से क्या कहूंगी कि मेरी बेटी 1 महीने के लिए लंगड़ी हो गई है, तो मेहरबानी करके आप 1 महीने बाद ही रिश्ता लाना। ये लड़की, तूने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर मुझे पता होता कि तू पत्रकारिता की पढ़ाई इन सब झमेल में पढ़ने के लिए करना चाहती है तो मैं तुझे घर पर ही बिठा कर रखती, बल्कि अब तक तो तेरी शादी करके तुझे तेरे ससुराल रवाना कर देती। जानवी ने कहा, माँ, अच्छा अब इस रिश्ते बिस्ते की बात छोड़ो और मुझे यह बताओ कि पापा कहाँ है? तब जानवी की माँ ने कहा, वो और कहाँ जाएंगे, तेरे लिए दवाइयाँ लेने गए हैं। जानवी अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी और उसकी 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। जानवी को तो समझ ही नहीं आया कि उसके पैर की हड्डी कब और कैसे टूट गई, लेकिन अब तो यह जानवी के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई थी। कुछ देर बाद अस्पताल में जानवी के प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और जिस शख्स को जानवी ने अपने कमरे में आते देखा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि यह तो वही नौजवान आर्यन था जिसकी मंगनी जानवी ने एक गलगलत फहमी की वजह से तुड़वा दी थी। आर्यन को देखते ही जानवी ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और तुरंत ही अपना मुंह फेर कर तकिए पर लेट गई। आर्यन कदम कदम बढ़ाता हुआ बड़े आराम से जानवी के पास पहुंचा और फिर नर्स से कहने लगा, नर्स, इस पेशेंट का बीपी चेक कर लो और बुखार भी। यह कहते हुए आर्यन का लहजा बहुत ही सख्त था कि तभी जानवी की मां ने आर्यन से कहा, बेटा, मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? तो आर्यन कहने लगा, देखिए आंटी जी, इन्हें 10 दिन तो यही अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। 10 दिन बाद हम इनका एक्सरे कराएंगे और फिर देखेंगे कि इनकी हड्डियां ऐसे ही जुड़ जाएगी या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन से पहले तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जानवी ने अभी भी अपना चेहरा दूसरी ओर किया हुआ था ताकि आर्यन उसे पहचान ना सके। और फिर जानवी मन ही मन सोचने लगी, क्या यह नौजवान ही मेरा डॉक्टर है? लेकिन फिर उसने सोचा कि हाँ ना, इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। दरअसल आर्यन से अपना चेहरा छुपाने की जल्दबाजी में जानवी ने तो यह देखा ही नहीं कि आर्यन ने डॉक्टरों वाला सफेद कोट पहना भी था या नहीं। कुछ देर बाद आर्यन जानवी के करीब आकर उसकी ड्रिप चेक करने लगा और फिर जानवी के पापा से कहने लगा, देखिए सर, विजिट टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी घर जाकर आराम कीजिए। मैंने देखा है कि आप दोनों सुबह से परेशान हो रहे हैं। तब जानवी की माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मैं तो
अपनी बेटी के पास यही रहूंगी। तो आर्यन कहने लगा, देखिए आंटी जी, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ आपकी बेटी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इस अस्पताल के नियमों के मुताबिक किसी भी पेश के घर वाले यहाँ नहीं रुक सकते, इसलिए मैं आपको भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। आप प्लीज़ घर जाकर आराम कीजिए और अगर फिर भी यहाँ ऐसी कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। इससे पहले कि जाह्नवी की माँ उस कमरे से बाहर जाती, जाह्नवी ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहने लगी, माँ प्लीज आप यहीं रुक जाइए ना। तब जाह्नवी के पापा ने कहा, जाह्नवी बेटा, तुम्हें यहाँ चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर जाह्नवी की माँ ने भी कहा, हाँ जाह्नवी बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, अब तुम आराम कर लो। मैं सुबह आते वक्त तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर ले आती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और भी खाने का मन है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो भी बनाकर ले आऊंगी। जाह्नवी ने कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर कुछ ही देर में जाह्नवी के मम्मी पापा दोनों ही अस्पताल से जा चुके थे। जाह्नवी का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था और जाह्नवी चाहती थी कि वो डॉक्टर भी जल्द से जल्द उसके कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन आर्यन तो चुपचाप जाह्नवी की ड्रिप चेक कर रहा था। और फिर आर्यन ने नर्स से पूछा, नर्स क्या इनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है? तो नर्स ने कहा, नहीं सर, इनकी रिपोर्ट तो सुबह तक ही आएगी। तब आर्यन ने उस नर्स से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर आर्यन ने उस नर्स को बाहर भेज दिया। और फिर जैसे ही नर्स बाहर गई और कमरे का दरवाजा बंद हुआ, तब जाह्नवी की तो जैसे जान ही निकल गई थी, क्योंकि उस समय आर्यन जाह्नवी के पास ही खड़ा था और उसकी नजरों की तपिश जाह्नवी को बहुत ही ज्यादा नर्वस कर रही थी। जाह्नवी ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली तो आर्यन कहने लगा, अपना चेहरा तो इधर करना जरा। तब आर्यन की इस बात को सुनकर जाह्नवी का दिल तो किसी बेलगाम के घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। जाह्नवी ने कहा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है, शायद नींद के इंजेक्शन का असर हो रहा है। तब आर्यन ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई इंजेक्शन लगाया ही नहीं है कि तुम्हें नींद आने लगे। जरा अपना चेहरा तो दिखाना, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम हो कौन जिसे बिना किसी इंजेक्शन के इतनी नींद और इतने चक्कर आ रहे हैं। इस बार आर्यन का लहजा कुछ ज्यादा ही सख्त था, इसलिए जाह्नवी ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और घबराते हुए अपना चेहरा आर्यन की तरफ किया। और फिर जैसे ही जाह्नवी आर्यन की तरफ पलटी तो उसने देखा कि आर्यन हाथ बांधे जाह्नवी को ही बड़े गुस्से से देख रहा था और उसने सफेद कोट पहना हुआ था और साथ ही गले में स्टेथोस्कोप भी लटका रखा था। जाह्नवी को देखते ही आर्यन ने कहा, है तुम तो वही लड़की हो ना जो किसी आंधी तूफान की तरह मेरे मंगनी के हल में दाखिल हुई थी और मेरी अच्छी खासी हो रही मंगनी को तुड़वा कर उसी तेज आंधी तूफान की तरह वापस भी चली गई थी। आर्यन की यह बात सुनते ही जाह्नवी ने तुरंत ही इनकार में अपना सिर हिलाया और बिना कुछ सोचे समझे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करती, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। आर्यन जाह्नवी को बड़े ध्यान से देखने लगा और कहने लगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो अब मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता और मुझे पूरा यकीन है कि तुम 100% वही लड़की हो जिसने मेरी मंगनी तुड़वाई थी। आर्यन की बात सुनकर बेहद घबरा गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा, क्योंकि आर्यन ने सच में उसे पहचान लिया था। आर्यन ने जाह्नवी से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने उस दिन इतना बड़ा ड्रामा करके मेरे साथ क्या कर दिया है? पिछले 4 महीनों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और उस वक्त
तो ऐसा मौका ही नहीं था कि मैं तुम्हारा पीछा कर पाता, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुमसे यह जानकर ही रहूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और दिखाओ मुझे अपनी वह दोस्त जिसकी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी है और जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आर्यन बड़े सख्त लहजे में यह सब कुछ जानवी से कह रहा था, तो जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से कहने लगी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आर्यन को पता था कि जानवी उसके सवालों से बचने के लिए यह सब नाटक कर रही है, इसलिए उसने जानवी से कहा, अभी तो तुम्हें घबराहट भी होगी और धीरे धीरे सीने में दर्द भी उठेगा और हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ जाए, लेकिन मैं अपना जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है, और पिछले 4 महीनों से तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं खुद ही घन चक्कर बन चुका था, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं चल पाया। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मंगनी के फंक्शन में आकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो सब तो छोड़ ही दो, तुमने तो मेरे गुनाहों का मुझे कोई सबूत भी नहीं दिया, बस तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आई और आंधी बनकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करके चली गई, और मैं तुम्हारी शक्ल देखता रह गया। अब बहुत हो गया तुम्हारा यह ड्रामा, चलो उठो जल्दी से और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। यह बात कहते हुए आर्यन का लहजा बहुत ही सख्त हो चुका था, इसलिए जानवी को मजबूरन उठकर बैठना पड़ा। आर्यन अभी भी गुस्से से जानवी को ही देख रहा था, तो जानवी ने उससे कहा, देखिए डॉक्टर साहब, वो सब मैंने एक गलत फहम में आकर कर दिया था। दरअसल मुझे किसी और की शादी तुड़वाने के लिए किसी दूसरे हॉल में जाना था, लेकिन मैं गलती से आपके हॉल में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तब आर्यन ने कहा, वाह भाई, तुमने गलतफहमी में आकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और मेरी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि ना सिर्फ मेरे घर वाले ही मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, बल्कि तुमने तो मुझे पूरी बिरादरी के सामने बदनाम करके मेरे कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम कह रही हो कि आई एम सॉरी ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही माफ कर दिया तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? जानवी ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, बात ही कुछ ऐसी थी कि उस इंसान ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और वह मेरी दोस्त का बॉस था। मेरी दोस्त उसके ऑफिस में काम करती थी और उस धोखेबाज ने मेरी दोस्त के साथ प्यार के झूठे वादे किए, और फिर जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तब उसे ठुकरा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसे इंसान पर मुझे गुस्सा नहीं आता तो और क्या होता? वह तो बस और के नाम एक जैसे होने की वजह से मुझसे वह गलती हो गई ना, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब आर्यन ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस एक गलती ने मुझे मेरी फैमिली के सामने कैरेक्टर लेस साबित कर दिया है, और मैं बेकसूर होते हुए भी अपने माँ बाप के सामने सिर उठाकर चल नहीं पाता। तब जानवी ने कहा, मुझे लगता है कि तब तो पक्का आपने इसी वजह से मुझे दिल से बददुआ दी है, और शायद इसीलिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरे लिए रिश्ता आने वाला था, लेकिन अब समझ लीजिए कि वह भी कैंसिल हो गया मेरी वजह से। आपका रिश्ता टूटा और आपकी बददुआ की वजह से मेरा रिश्ता भी टूट ही गया। समझो तो अब हो गया ना हिसाब बराबर। जानवी ने यह सब कुछ अपनी जान छुड़ाने के इरादे से कहा, तो आर्यन कहने लगा, ऐसे कैसे हिसाब बराबर हो गया? हिसाब तो अब मैं बराबर करूंगा, क्योंकि
तुमने मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया है ना, उस वजह से मेरा पूरा समाज मुझे शक की निगाहों से देख रहा है और अब कोई भी बाप मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। जानवी तो उस आर्यन के सवालों में बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसके पास आर्यन की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी बात को संभालने के लिए जानवी ने आर्यन से कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके घर वालों के सामने आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तब आर्यन ने कहा, लेकिन उससे क्या होगा, मेरे घर वाले तो यही सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डराया धमकाया है, इसीलिए तुम सबके सामने मुझसे माफी मांग रही हो। और वैसे भी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, वह अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी वक्त आने पर इस बात का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर आर्यन कमरे से बाहर चला गया तो जानवी ने भी सुकून भरी सांस ली और बड़बड़ आने लगी कि चलो शुक्र है कि यह आर्यन नाम की बला टल गई, लेकिन यह बला इतना जल्दी जानवी का पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाली थी, क्योंकि अगली सुबह जब जानवी की आंख खुली तो डॉक्टर आर्यन फिर से जानवी के कमरे में मौजूद था। डॉक्टर आर्यन ने नर्स से जानवी का बीपी चेक करने के लिए कहा और फिर उसने नर्स को कुछ मेडिसिन लिख कर दी तो नर्स जानवी को मेडिसिन देकर दूसरे में चली गई, लेकिन डॉक्टर आर्यन वहीं खड़ा रहा। नर्स के जाते ही आर्यन जानवी की फाइल चेक करने लगा और फिर कहने लगा, रात में नींद तो ठीक से आई थी ना तुम्हें? तो जानवी ने कहा, जी हाँ, मैं तो आराम से सो गई थी। जानवी तो बस यही चाहती थी कि आर्यन जल्द से जल्द उसके कमरे से चला जाए, लेकिन आर्यन ने तो जानवी की फाइल बंद करके एक तरफ रख दी और फिर जानवी के पास आकर कहने लगा, लेकिन मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि मुझे तो बार बार अपनी मंगनी वाला दिन ही याद आता रहा और उस पल को याद कर कर के मेरा खून खोलता रहा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरा कितना नुकसान किया है? एक तो पहले से ही खूबसूरत लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, ज्यादातर तुम्हारे जैसी साधारण लड़कियां ही देखने को मिलती है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऐसी लड़की मिली थी जो मेरे सर पर बिल्कुल खरी उतरती थी, लेकिन तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने लिए फिर से ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढूं? अपने लिए साधारण शब्द सुनकर जानवी का पारा चढ़ गया और वह आर्यन से कहने लगी, ओ डॉक्टर साहब, यह आपकी आंखें हैं या टच बटन? क्या मैं आपको एक साधारण लड़की दिखाई दे रही हूँ या फिर आपकी आंखें ही खराब है? मेरी गिनती तो उन खूबसूरत लड़कियों में हो है जो पहली बार में ही किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। यह सब जानवी ने अपने भौं चढ़ाते हुए गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्योंकि जानवी वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह से वाकिफ भी थी। आर्यन ने कहा, क्या खूबसूरत, और वो भी तुम? ओ माय गॉड! यह कहते हुए आर्यन दांत दिखाकर हंसने लगा। तब जानवी का दिल तो किया कि वह आर्यन का मुंह ही तोड़ दे। उसी वक्त आर्यन जानवी से कहने लगा कि मैंने मोबाइल में तुम्हारा वीडियो देखा था, बहुत ही जिद्दी टाइप की लड़की हो तुम। यह कहते हुए आर्यन ने सिरिंज में इंजेक्शन भरा तो जानवी ने कहा कि मैं तो हक के लिए आवाज उठाने वालों में से हूँ। जानवी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा और उस पर तंज कसते हुए कहने लगा, फिर चाहे इसकी खातिर तुम्हारी टांग ही क्यों ना टूट जाए और सर ही क्यों ना फट जाए, लेकिन तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? तब जानवी ने भी जज्बात में आकर कह दिया कि हाँ बेशक, अगर मेरी जान चली जाती है तो चली जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हक की लड़ाई से तो कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। हुआ सिरिंज जानवी के पास ले गया तो जानवी ने कहा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने पर बहुत दर्द होता
है। तब आर्यन ने कहा, गजब की लड़की हो यार तुम, तुम्हें अपने फटे हुए सर में और टूटे हुए पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इंजेक्शन के दर्द से तुम्हें डर लग रहा है। यह कहते हुए आर्यन ने जानवी की कमीज को थोड़ा सा ऊपर किया और उसकी सलवार को नीचे हटाने लगा कि तभी जानवी ने उसके हाथ को पीछे धकेल दिया और उठकर बैठ गई। जानवी बहुत ही गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहने लगी, डॉक्टर साहब यह क्या बदतमीजी है। तब आर्यन ने कहा, अरे भाई अब मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी है। तब जानवी कहने लगी, इंजेक्शन तो हाथ पर भी लगाया जा सकता है ना, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझसे बदला ही लेना है, इसीलिए तो आप इंजेक्शन के बहाने जानबूझकर मुझे इस तरफ से परेशान कर रहे हैं। तब आर्यन ने कहा, देखो लड़की, मैं सिर्फ यहाँ अपना काम करने आता हूँ और वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और रही बात इंजेक्शन की तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ इंजेक्शन सिर्फ कमर पर ही लगाए जाते हैं, और अगर इस इंजेक्शन को मैं तुम्हारे हाथ पर लगाता ना तो तुम अपने पैर तो तुड़वा ही चुकी हो, लेकिन इस इंजेक्शन को हाथ पर लगाने से तुम्हारा हाथ भी काम करना बंद कर देगा। कुछ भी बोले जा रही हो डॉक्टर, मैं हूँ कि तुम हो, चलो अब जल्दी से लेट जाओ, मुझे दूसरे मरीजों को चेक करने भी जाना है। तब जानवी ने कहा, लेकिन आप तो। तब आर्यन ने जानवी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, चलो अब ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप से ये इंजेक्शन लगवा लो। यह कहते हुए आर्यन ने जानवी को इंजेक्शन लगाया तो जानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक जोर से चीख निकल गई। तब आर्यन कहने लगा, है भगवान, इंजेक्शन लगाने पर तो कोई छोटा सा बच्चा भी इतना नहीं चिल्लाता जितना कि इस लड़की ने चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे हिला दिए हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद आर्यन ने जानवी से कहा, अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी रात की होती है, तो अब रात को फिर से मुलाकात होगी। आर्यन जानवी से ऐसे तो खुलकर और फ्रेंडली बात कर रहा था जैसे कि वो दोनों बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त हो। खैर, आर्यन अब जानवी के कमरे से जा चुका था और उसके जाने के कुछ देर बाद ही जानवी के मम्मी पापा आ गए। तो जानवी ने अपने पापा से कहा, पापा प्लीज अब मुझे वापस घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तब जानवी के पापा ने कहा, देखो जानवी बेटा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो और आज दिन से पहले तो यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम इस काबिल नहीं हुई हो कि तुम खुद अपने पैरों पर चल सको। जानवी आर्यन को बहुत ही गुस्सा डॉक्टर समझती थी, लेकिन हकीकत तो यह थी कि जानवी डॉक्टर आर्यन का सामना ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं आर्यन की नज़रों में ऐसा क्या था कि जानवी एक धाकड़ लड़की होने के बावजूद भी आर्यन से बहुत ज्यादा डरने लगी थी। और फिर जैसे ही रात हुई तो जानवी की माँ उसे खाना खिलाकर वापस चली गई और जानवी जल्दी से सोने के लिए लेट गई, क्योंकि जानवी चाहती थी कि जब आर्यन वापस राउंड पर आए तब तक वह सो चुकी हो, ताकि आर्यन उससे ज्यादा सवाल जवाब ना कर पाए, क्योंकि जानवी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस भी था कि उसकी गलती की वजह से आर्यन की मंगनी टूट गई थी और वो लोगों की नज़रों में बदनाम हो गया था। तो कहीं आर्यन सच में किसी तरह से जानवी से बदला लेने की ना सोच रहा हो। और फिर जैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो जानवी ने जल्दी से अपनी आंखें मूंद ली। तो आर्यन जानवी के पास आकर कहने लगा, अब ज्यादा सोने का नाटक मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। उस वक्त आर्यन के साथ एक नर्स भी मौजूद थी और वो नर्स से कहने लगा, नर्स इनकी ड्रिप चेंज कर दो और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, वो मेडिसिन आप इनकी ड्रिप में लगा दो। नर्स आर्यन की लिखी हुई मेडिसिन लेने चली गई तो जानवी को ऐसा लगा कि आर्यन भी नर्स के साथ ही चला गया होगा, तो उसने अपने आसपास देखे
बिना ही अपनी आंखें खोल दी, लेकिन आर्यन तो जानवी के सिर के ठीक पीछे ही खड़ा था और फिर जैसे ही जानवी ने अपनी आंखें खोली तो वो जानवी को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मिस जानवी, अब कैसा महसूस हो रहा है? तब जानवी ने कहा, हाँ मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज अब आप मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दीजिए, वरना यहाँ पड़े पड़े तो मैं और भी ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। तब आर्यन ने कहा कि मैंने तुम्हारी तबीयत के बारे में नहीं पूछा था कि तुम्हें कैसा लग रहा है, बल्कि मैं तो यह कह रहा था कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो तुम्हें उस बारे में कैसा महसूस हो रहा है। इतना कहकर आर्यन जानवी के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, तुमने सच ही कहा था कि तुम खूबसूरत तो हो ही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मेरा इतना बड़ा नुकसान भी हो गया है, तो क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूं, क्योंकि मेरा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। यह सुनकर पर तो जानवी का पारा एकदम से ऊपर चढ़ गया और वह कहने लगी, आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? इसका मतलब तो साफ है कि आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हैं। हाँ, माना कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने उस गलती की माफी भी तो मांग ली है ना, और मैं किसी को भी यह इजाजत नहीं देती कि वो इस तरह से खुलकर शादी के बारे में मुझसे बातें करें। जानवी की बात सुनकर आर्यन कहने लगा, अरे नहीं जानवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वो यह सब इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और अगर तुम हाँ कहोगी तो ही मैं अपने पापा से इस बारे में आगे बात करूंगा। जानवी ने कहा, जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानवी ने आर्यन के मुंह पर साफ इनकार कर दिया तो आर्यन का तो जैसे पूरा चेहरा ही मुरझा गया था। जानवी ने आर्यन से कहा, प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं सोना चाहती हूँ, और प्लीज जल्द से जल्द मुझे इस अस्पताल से छुट्टी दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं घर पर रहकर भी अपना ख्याल रख सकती हूँ। यह सुनकर आर्यन ने बहुत ही उदास मन से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और फिर वह बहुत ही दुखी मन से जानवी के कमरे से बाहर चला गया। आर्यन के जाते ही जानवी फिर से आंखें बंद करके लेट गई, और फिर कुछ देर बाद नर्स आई और जानवी को दूसरी ड्रिप लगाकर चली गई। लेकिन फिर आधी रात को जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और जानवी की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर आर्यन ही आया होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी जानवी को उन कदमों की आवाज धीरे धीरे अपने करीब सुनाई देने लगी तो उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा। लेकिन जानवी फिर भी ऐसे तो एक्टिंग करती रही जैसे कि वह सच में सो रही हो, लेकिन आगे जो कुछ भी जानवी के साथ होने वाला था उसकी कल्पना तो वह कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकती थी। और फिर अचानक से किसी ने जानवी के मुंह पर हाथ रखा तो जानवी ने झट से अपनी आंखें खोल दी, और फिर जो कुछ भी जानवी ने देखा उसकी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि जानवी के कमरे में आने वाला शख्स आर्यन नहीं बल्कि कोई नकाबपोश आदमी थे, जिनमें से एक ने जानवी के मुंह पर हाथ रखा था और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। जिस शख्स के हाथ में पिस्तौल थी उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और दूसरे शख्स को देते हुए कहने लगा, जल्दी से इस लड़की का मुंह बांध दे, इससे पहले कि जानवी अपने बचाव के लिए चीखती या चिल्लाती। वो दूसरा शख्स जानवी के मुंह पर रुमाल बांध चुका था, और फिर उन लोगों ने जानवी के हाथों से ड्रिप भी हटा दी और उसके हाथ उसके ही फोल्डिंग बेड के साथ कसकर बांध दिए। जानवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नकाबपोश आदमी
कौन है और वो लोग यहाँ उसके साथ क्या करने आए हैं? उन दोनों में से एक शख्स जाह्नवी से कहने लगा, बहुत शौक था ना तुझे उस लड़की के हक में आवाज उठाने का, तो अब हम यहाँ अस्पताल के इस कमरे में तेरा भी वही हाल करेंगे कि तू इसे जिंदगी भर याद रखेगी। यह सुनकर जाह्नवी की तो जैसे जान ही निकल गई थी कि तभी अचानक उनमें से एक शख्स ने जाह्नवी का जबड़ा अपने हाथ में ले लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे जोर जोर से दबाने लगा। अगर आज जाह्नवी के मुंह पर पट्टी न बंधी होती तो शायद आज उसके मुंह से आसमान को चिर देने वाली चीखें जरूर निकल जाती। और फिर वह दूसरा शख्स जाह्नवी के अस्पताल का गाउन उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेचारी जाह्नवी बेबस थी क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसका मुंह भी बंधा हुआ था। जाह्नवी के एक पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वह अपने दूसरे पैर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जाह्नवी ने उस शख्स को अपने घुटने से जोर से मारा क्योंकि वह किसी तरह से अपने मुंह से पट्टी हटाना चाहती थी ताकि अपने बचाव के लिए चिल्ला सके। लेकिन जैसे ही जाह्नवी का घुटना उस शख्स के पेट पर लगा तो वह जाह्नवी को अनाप शनाप बकने लगा और कहने लगा, कमीनी तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह शख्स जाह्नवी के इतने करीब आ गया कि जाह्नवी की आंखों से तब तक आंसू बहने लगे क्योंकि जाह्नवी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के कमरे में कोई उसके साथ ऐसा घिन खेल भी खेल सकता है। और फिर इससे पहले कि वह शख्स जाह्नवी का गाउन उतारने में कामयाब हो जाता, अचानक ही उस कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज सुनते ही वह दोनों नकाबपोश घबरा गए क्योंकि बाहर से डॉक्टर आर्यन बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहा था कि अंदर जो कोई भी है जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना तुम लोगों का वह हाल होगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। उस कमरे के बाहर और भी बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि अस्पताल का पूरा स्टाफ बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद जब सबने मिलकर उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की तो वह दोनों नकाबपोश तुरंत ही खिड़की से भाग निकले। और फिर जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो जाह्नवी ने दिल ही दिल में अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी इज्जत और जान दोनों ही बच गए। जाह्नवी को इस तरह से बंधा हुआ देखकर डॉक्टर आर्यन बेहद परेशान हो गया और उसने तुरंत ही जाह्नवी के पास आकर उसके हाथ खोल दिए और उसके मुंह से पट्टी भी हटा दी। आज जाह्नवी इतनी डरी हुई थी कि उसे पता भी नहीं था कि वह डॉक्टर आर्यन के सीने से लगकर रोए जा रही थी। आर्यन ने भी जाह्नवी का डर कम करने के लिए उसे कसकर अपनी बाहों में संभाल लिया और उसके बालों को सहला हुए कहने लगा, तुम चिंता मत करो जाह्नवी, वो दोनों शख्स जल्दी पकड़े जाएंगे। और फिर आर्य ने जाह्नवी को खुद से अलग करते हुए कहा, वो तो शुक्र है कि मैंने सीसीटीवी में देख लिया था, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या हो जाता। इतना कहकर आर्यन ने जाह्नवी को बेड पर लेटा दिया और नर्स से कहा, नर्स इनकी ड्रिप फिर से चालू कर दो। और फिर नर्स ने जाह्नवी को फिर से लगा दी और कहने लगी, आप फिक्र ना करें मैडम जी, वह दोनों शख्स पकड़े गए हैं और अब तो पुलिस भी पहुंचने ही वाली है। अस्पताल के गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। यह तो अच्छा हुआ कि भगवान ने आपकी इज्जत और जान दोनों को बचा लिया, क्योंकि अगर डॉक्टर आर्यन ने उस वक्त सीसीटीवी की फुटेज नहीं देखी होती तो आज इतना कहकर वो नस चुप हो गई और जाह्नवी को खुद पर ही शर्मा रही थी कि उसने डॉक्टर आर्यन को कितना गलत समझ लिया था। डॉक्टर आर्यन उस कमरे से जा चुका था। अब उस कमरे में सिर्फ वो नर्स ही थी जो जाह्नवी के पास बैठकर उसे तसलिया दे रही थी। 1 घंटे बाद आर्यन फिर से जाह्नवी के कमरे में आया और एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, पुलिस उन दोनों को ले गई है, इसलिए अब तुम बिल्कुल
भी चिंता मत करो, और यह लोग वही शख्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में उस लड़की की इज्जत को बर्बाद किया था, और तुमने मीडिया में इस बात का खुलासा किया था, इसलिए वह लोग तुमसे बदला लेने और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर आर्य ने जानवी से कहा, मैं कल ही तुम्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। आर्यन का ऐसा नर्म अंदाज देखकर जानवी को अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और इससे पहले कि आर्यन कमरे से बाहर निकल जाता, जानवी ने कहा, डॉक्टर आर्यन। तो जानवी के पुकारने पर आर्यन एकदम से जानवी की ओर पलटा और कहने लगा, हाँ बोलो। तो जानवी ने कहा, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आर्यन। तब आर्यन ने अपने चश्मे को अपनी उंगली से नाक से ऊपर करते हुए कहा, क्या क्या, मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे धन्यवाद देने के लिए रोका है। तब जानवी कहने लगी, वो मैंने उस दिन आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, और मेरी वजह से आपका रिश्ता भी टूट गया, और आप अपने लोगों की नज़रों में बदनाम भी हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहती थी। तब आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो गया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सही सलामत हो। आर्यन की यह बात सुनकर जानवी ने कहा, डॉक्टर आर्यन, अब आप मेरे लिए रिश्ता भेज सकते हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी। जानवी की बात सुनकर आर्यन ने बड़ी हैरत से जानवी की तरफ देखा, तो जानवी ने अपनी नजरें चुरा ली, और फिर आर्य ने जानवी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी इसलिए तुम मेरा एहसान उतारने के लिए यह सब कर रही हो। तब जान ने कहा, जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं यह सब कोई एहसान चुकाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो यह बात इसलिए कह रही हूँ कि जो इंसान मेरी इतनी गलतियों के बाद भी मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वह मेरा बहुत अच्छा रक्षक भी बन सकता है। जानवी की यह बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और वह कहने लगा, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करता हूँ। और फिर अगले ही दिन जानवी को डिस्चार्ज कर दिया गया, और फिर कुछ दिनों बाद जानवी का रिश्ता डॉक्टर आर्यन से तय हो गया। 20 दिनों बाद जानवी के पांव का प्लास्टर भी उतर चुका था, और वह चलने फिरने भी लगी थी। और फिर 2 महीने बाद जब जानवी और आर्यन की शादी हुई, तब तक जानवी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। आज जानवी अपने दिल में डॉक्टर आर्यन के सपने सजाकर उसके कमरे में बैठी हुई थी, और उसका दिल दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। जानवी ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वो उसी इंसान की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी होगी जिसकी मदनी कभी उसने खुद ही तुड़वाई थी। शायद इससे ही किस्मत का लिखा, कहते हैं। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आर्यन कमरे में दाखिल हुआ, तो जानवी को मुस्कुराता हुआ देखकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, और फिर जानवी के पास आकर कहने लगा, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी बनकर आज यहाँ मेरे सामने बैठी हो, क्योंकि जब तुमने मुझे रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया था, तब मेरा दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था, और मैं तो सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। सच कहूँ तो मुझे तुम पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मेरी बिरादरी में तो तुम मुझे बदनाम करवा ही चुकी थी, और फिर तुमने खुद भी मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर जब मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 नकाबपोश तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हारे हाथ बांध रहे थे, तब मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। इतना कहकर आर्यन ने जानवी का हाथ थाम लिया और कहने लगा, तुम्हें पता है जानवी, हम डॉक्टर्स की जिंदगी भी ना पुलिस वालों की तरह ही होती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स की ड्यूटी भी कुछ इसी तरह की होती है कि हमें किसी भी वक्त अस्पताल में जाना पड़ता है।
और कभी-कभी तो एक साथ बहुत सारी रातें अस्पताल में ही गुजारनी पड़ती है मुझे तो। बस तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम मेरी इस ड्यूटी को निभाने में मेरा साथ दोगी तब। जानवी ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपका साथ जरूर दूंगी क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है और मैं अपने भगवान का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। जानवी के मुंह से यह बात सुनकर आर्य ने उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी और फिर उसे कसकर अपने सीने से भींच लिया। जानवी ने भी आर्यन के प्यार को कबूल करते हुए उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया और फिर जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई दोनों एक दूसरे पर कुछ इस तरह से अपना प्यार लुटाने लगे कि यह रात उन दोनों के लिए उनकी जिंदगी की एक यादगार रात बन गई थी। आर्यन सच में एक बहुत ही अच्छा और काबिले तारीफ शख्स था, वरना आज अगर उसकी जगह कोई और शख्स होता तो शायद वह जानवी से बहुत बुरी तरह से बदला लेता। लेकिन आर्यन ने जानवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि आर्यन ने तो जानवी को अपने घर की इज्जत बनाकर अपने दिल में वह जगह दे दी जिसे देखकर जानवी के दिल में आर्यन के लिए इज्जत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था और साथ ही दिन बदन उसके दिल में आर्यन के लिए प्यार भी बेशुमार बढ़ता ही जा रहा था। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको हमारी कहानी का सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।